20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। मार खा रहा शख्स खामोशी से कुर्सी पर बैठा है और एक महिला उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रही है। महिला के साथ आए 2 लोग और भी हैं जो पीड़ित शख्स को धमकाने में लगे हैं। एक शख्स के साथ मारपीट का ये वीडियो कोटा के देवली अरब रोड स्थित शुभ लाभ एन्क्लेव का है। बताया जा रहा है कि पास ही रहने वाले एक दंपति ने गैस एजेंसी के मैनेजर से मारपीट की। महिला और उसके पति ने गैस एजेंसी के जिस मैनेजर से मारपीट की है उन्हें बचाने के लिए उनका मकान मालिक प्रगीत महर्षि नीचे आए थे, लेकिन आरोपी दंपति ने उनके और उनके परिवार वालों के साथ भी मारपीट कर दी। इस मारपीट में प्रगीत महर्षि को गंभीर चोटें आई हैं। ये मारपीट क्यों हुई इसकी तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब बोरखेड़ा थाना पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो वहां ताला बंद था और आरोपी पति पत्नी मौके से फरार थे। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है, साथ ही आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। प्यार गाना शौक मन शौक रंग के सकाले काला दिल नहीं आरागा। अंदाज फिल्मी, हाथों में पिस्टल लिए ये वो बदमाश हैं जिनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है कि उन्होंने कानून को ताक पर रख दिया है, कि अमन पसंद लोगों को दहशत से भर दिया है। एक कार में हाथों में पिस्टल लिए कानून को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इन बदमाशों का ये वीडियो जालौर का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों इलाके की शांति को इन बदमाशों की वजह से काली नजर लग सकती है। जालौर की चितलवाना पुलिस थाने में मौजूद ये वही टैंकर है जिससे पुलिस ने 19,600 लीटर बायोडीजल जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि जब्त बायोडीजल की कीमत 15 से 20 लाख रुपए है। इस टैंकर के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जालौर पुलिस का कहना है कि सांचौर से लेकर चितलवाना के गांधव तक सड़क किनारे लंबे समय से अवैध बायोडीजल बेचा जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने जाल बिछाकर अवैध बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया है। आपको बता दें कि सांचौर पुलिस ने भी इसी तरह कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 23,000 लीटर बायोडीजल से भरे हुए टैंकर को नेशनल हाईवे 68 से पकड़ा था। इस तरीके से लगातार जिस तरीके से सांचौर क्षेत्र में हो रहे बायोडीजल के काले कारोबार पर पुलिस की एक्शन नजर आ रही है। कल ही न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद में पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ के थाना अधिकारी खमाराम जी है। सर, किस तरीके से कार्रवाई हुई और ये कहाँ पर जा रहा था? ये नेशनल हाईवे 68 पे गुरु कृपा होटल के बाहर खड़ा था। डिप्टी साहब को सूचना मिली जिसपे हम मौके पे पहुंचे थे। वहाँ टैंकर खड़ा था जिसको डिप्टी साहब द्वारा कार्रवाई करके जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया। अलवर की अरावली बिहार थाना पुलिस ने सोमवार की देर रात अंबेडकर नगर स्थित टी पॉइंट पर अवैध शराब से भरी हुई एक कार बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इस कार में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई थी। पुलिस ने इस कार में अवैध शराब लेकर जा रहे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि थाने की डीएसटी टीम को मुखबिर से खबर मिली थी कि एक कार में अवैध शराब भरकर अंबेडकर नगर ले जाई जा रही है। इस खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और अंबेडकर नगर टी पॉइंट पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक कार आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने उस कार को रोककर तलाशी ली तो उसके अंदर से अवैध शराब की कई पेटियां निकली। अंबेडकर नगर टी पॉइंट पर नाकाबंदी करी, जहाँ जो टीवी गाड़ी थी उसमें अवैध शराब मिली। बोध का के टोटल 720 पौवे मिले, जिनके लाइसेंस के बारे में पूछा नहीं होना बताया। गाड़ी को जब्त की, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, थाने पर लेकर आए, तफ्तीश जारी। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में किसानों ने विक्रय सहकारी समिति का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने टोंक जिले में 15,000 मैट्रिक टन डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की और इसके लिए उन्होंने सीएम के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता रामलाल खोकर ने कहा कि जिले में अच्छी बारिश होने की वजह से डीएपी यूरिया की मांग ज्यादा है। पूरे राजस्थान में खाद की कमी नहीं है, लेकिन टोंक में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इसका फायदा प्राइवेट दुकानदार उठाते हैं और किसानों को दोगुने दामों पर खाद बेचते हैं।
किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं कराने पर सड़क पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री के नाम टोडा राय सिंह एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है कि किसानों को पहले ही उनकी उपज का भाव नहीं मिल रहा, इसलिए किसान कर्जदार है और कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारी किसानों की मांग है कि टोंक जिले में 5000 मीट्रिक टन यूरिया व इफ्को डीएपी जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। हाथों में सलाइन की बोतल लिए अपने मरीज को सलाइन चढ़ाने वाली इस महिला की ये तस्वीर सिरोही के सरकारी अस्पताल की है। इस अस्पताल में लापरवाही और अव्यवस्था का हाल देखकर पहली नजर में ये अस्पताल कम प्लेटफॉर्म ज्यादा नजर आ रहा है। इस अस्पताल में ना तो रात के वक्त इलाज के लिए डॉक्टर मिलते हैं और ना यहाँ आने वाले पेशेंट को बेड नसीब होता है। हालत गंभीर हुई तो फिर यूं ही हाथ में सलाइन या ब्लड की बोतल थमा दी जाती है। ज्यादातर मरीजों को तो यहाँ के डॉक्टर सीधे रेफर की पर्ची थमा देते हैं। बताया जा रहा है कि इस सरकारी अस्पताल का ना तो अब तक पीएमओ ने कभी संज्ञान लिया है और ना ही जिला कलेक्टर को इसकी सुध है। ऐसे में यहाँ के कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसी ही लापरवाही की वजह से सिरोही के सजवा गेट के रहने वाले एक मरीज की जान भी चली गई। बीपी आई हुई है ज्यादा, तो चेक करा, चक्कर आ गई है, तो डॉक्टर साहब देखभाल तैयार नहीं बनने कि आप बाहर बैठोगे, बाद में आना, बाहर बैठो, बाद में आना, बेगड़ा जाना। ये एक चिट्ठी वाला आपने एडमिट रास्ता हुआ आधा घंटा थी, तब एडमिट ठीक रहनी है, मोबाइल बाद ढूंढे पड़ी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की साइकिल रैली के राजसमंद के नाथ द्वारा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीआरपीएफ के जवानों ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देने के लिए ये साइकिल रैली निकाली है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस साइकिल रैली का आयोजन गुजरात के साबरमती से दिल्ली के राजघाट तक किया गया है। साइकिल रैली के जरिए नाथ द्वारा पहुंचने पर जवानों ने पहले विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्व रूपम का अवलोकन किया और सभी जवानों ने श्रीनाथ जी के दर्शन भी किए। साइकिल रैली अब यहां से अजमेर, जयपुर, शाहजहांपुर होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को देख रहा है, उसकी जिम्मेवारी है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उस बल के द्वारा 4 रैलियों का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में नौसैनिकों की टीम का जो स्वागत किया जा रहा है और जो नौसैनिक युद्ध संग्रहालय में अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वो नौसैनिक उस टीम का हिस्सा हैं जो मोटरसाइकिल रैली के जरिए जैसलमेर पहुंचे हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष की स्मृति में पोरबंदर से नौसैनिकों की एक टीम 6 सितंबर को मोटरसाइकिल पर दिल्ली के लिए निकली है। इस दौरान ये टीम 6000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 3 अक्टूबर को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर खत्म होगी। इस मोटरसाइकिल रैली का मकसद देश के युवाओं को सशस्त्र बलों की बहादुरी की कहानियां और 1971 के युद्ध के गौरवशाली गाथाओं से रूबरू कराना है। इस साल जो है हम 1971 की लड़ाई की जो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं पूरे साल, इसीलिए इस जो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है जिसको हमने विक्ट्री का राइड का नाम दिया है और स्वर्णिम विजय अभियान नाम दिया है इसको, और इसके बीच में हम 1971 की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हरी झंडी दिखाते ही क्या बच्चे क्या जवान सब लक्ष्य की ओर दौड़ पड़े। दौड़ते भागते ये लोग मेगा मैराथन में हिस्सा ले रहे थे, जिसका आयोजन चूरू के सुजानगढ़ में किया गया था। सुजानगढ़ के नाथो तालाब के किनारे आयोजित मेगा मैराथन में लोगों का जोश देखने लायक था। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल तो नहीं रखा गया, लेकिन जिस तरह से लोगों का उत्साह नजर आया उससे ये अंदाजा हो गया कि लोगों में अब कोरोना का खौफ कम होने लगा है। बताया जा रहा है कि इस मैराथन में 9 ग्रुपों में करीब 1400 लोगों ने हिस्सा लिया। के थीम के तहत आज मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय प्रयास है। इससे न केवल सुजानगढ़ वासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और जीवन मूल्यों के बारे में पता लगेगा। महात्मा गांधी जी की 150वीं जो जयंती थी उसको मनाने के लिए लगातार 2 साल से पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में अलग अलग सप्ताह मनाए जा रहे हैं कि उसमें गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखे थे।
तालाब में डूबते लोगों को बचाने और उन्हें सकुशल बाहर निकालने की प्रैक्टिस के लिए किए जा रहे मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें झालावाड़ से आई हैं। बताया जा रहा है कि झालावाड़ जिले के गावड़ी तालाब में एनडीआरएफ की एक टीम ने बाढ़ के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल के दौरान डूब रहे लोगों को बचाने, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने की तैयारियों को न केवल परखा गया बल्कि इसकी जानकारी भी साझा की गई। यहाँ का कोऑर्डिनेशन पता कर सके, उनका टाइम पता कर सके और जल्दी से जल्दी मैक्सिमम आदमियों को हम बचा सके, कम से कम कैजुअल। इसका अभ्यास बार बार हम समय समय पर करते हैं। दरअसल हाड़ौती संभाग में झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है और हर साल बारिश की वजह से ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। इसी वजह से वो इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन करती रहती है। और ये जगह हमारे लिए वैसे भी झालावाड़ शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि बोटिंग के रूप में कैफेटेरिया बन रहा है, तो ये जगह डेवलप हो सकती है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। गुजरात एटीएस ने अरब सागर में एक ईरानी बोट से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से करीब 30 किलो हेरोइन भी जब्त की है। जब्त हेरोइन की कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। गुजरात एटीएस की ओर से कहा गया है कि जुम्मा नाम की ये फिशिंग बोट ईरानी ड्रग्स माफिया इमाम बख्श की है और उसमें पाकिस्तानी समुद्री सीमा में हेरोइन लोड किया गया था। एटीएस की ओर से ये भी कहा गया है कि इस बोट नौका को पहले श्रीलंका ले जाया जाना था, लेकिन रास्ते में नौबख्श ने नौवहन दल को सैटेलाइट फोन से निर्देश दिया कि वो गुजरात या महाराष्ट्र के तट के जरिए प्रतिबंधित मादक पदार्थ को पंजाब पहुंचाने की कोशिश करें। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरानी ड्रग माफिया इमाम बख्श और खान साहब ने पाकिस्तानी ड्रग माफिया गुलाम के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से श्रीलंका के लिए ये हेरोइन भेजी थी, लेकिन बाद में इसे पंजाब या महाराष्ट्र भेजने की कोशिशें शुरू की गई। जो इन्फॉर्मेशन मिली, इस आधार पे कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर गुजरात एटीएस ने एक ऑपरेशन हाथ धरा और 185 नॉटिकल माइल्स पे 30 किलो हेरोइन मिला हुआ है। गुजरात में लगातार होती बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के उत्तरी हिस्से में हुआ। गुजरात के मेहसाणा जिले में तो इतना पानी भर गया कि लोगों की जान पर बनाई। इसकी एक डराने वाली तस्वीर सामने ऊंजा इलाके से आई है। वहां एक अंडरब्रिज पूरी तरह पानी में समा गया। पानी ने अंडरब्रिज और सड़क की सतह को एक बराबर कर दिया, जिसकी वजह से वो किसी तालाब की तरह दिखाई देने लगा। ऐसा ही हाल शहर के दूसरे निचले इलाकों का भी दिखा। कुछ जगहों पर गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए, तो वहीं बाजारों में इतना पानी भर गया कि दुकानें बंद करने की नौबत आ गई। पूरे शहर में बरसाती पानी नदी की तरह बहता नजर आया, जिसे घुटने तक डूबकर लोगों ने पार किया। पश्चिम बंगाल में हुई जोरदार बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन शहरों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, उनमें कोलकाता भी शामिल है, जहां बादल ऐसे बरसे कि शहर के कई इलाकों की सूरत ही बदल गई। लेक गार्डन्स, जो राजधानी कोलकाता के पॉश इलाकों में एक है, वहां की सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों का अपने घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। कुछ सड़कों को देखकर तो ऐसा लगा कि वहां नदी बह रही हो। वहां के मकान हो या दुकानें या फिर सड़कें, सभी जगह पानी का कब्जा हो गया। बारिश में कोलकाता पूरी तरह बेहाल हो गया है। सड़कों की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ लबालब भरा हुआ पानी और इस पानी से जूझकर लोग जो है वो निकले हैं। बारिश से बिगड़े हालात की वजह से वहां के कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काम पर नहीं जा सके। उनमें टीएमसी सांसद सौगत राय भी थे। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए अपने घर से बाहर आए और पानी से भरी सड़क पर घूमकर आसपास के लोगों का हाल जाना। प्रोग्राम छिलो सब बातिल करलो। कमोबश ऐसी ही तस्वीरें कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके से भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में एक आदमी पानी में फंसकर खराब हो चुकी अपनी स्कूटी को खींचता हुआ नजर आया। इस दौरान कई गाड़ियां तो पानी में डूबी सड़कों को किसी तरह पार कर गईं, लेकिन पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतें हुई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली एम्स में देश की सबसे बड़ी लैब तैयार की गई है। दावा है कि इस लैब से 20 मिनट के अंदर ब्लड रिपोर्ट मिल जाएगी। इस लैब का जायजा लेने खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली एम्स पहुंचे।
जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री को लैब से जुड़ी हर जानकारी दी और ये भी दिखाया कि कैसे इस आधुनिक लैब में मरीजों से लिए गए सैंपल की जांच मिनटों में की जा सकती है। इस मौके पर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। जब से ओपन हुआ है तब से दिक्कतें काफी कम हो गई हैं, गलतियां भी यहां से बिल्कुल ना के बराबर आप मान के चलिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। दावा किया जा रहा है कि एशिया में ये अपने तरह की पहली लैब है जिसमें कोरोना जुड़ी जांचों को फटाफट किया जा सकेगा और ये पता लगाया जा सकेगा कि मरीज के शरीर में कोरोना बीमारी का कितना असर है। लैब में काम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि अभी इस लैब में 70 तरह के ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। हर सैंपल में एक बारकोड चिपकी होती है, उस बारकोड में उस पेशेंट का आइडेंटिटी होती है और कौन कौन सा टेस्ट मांगा गया है उसका इन्फॉर्मेशन उसमें कैप्चर होता है। इस लैब के पूरी क्षमता के साथ काम करने पर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा ब्लड टेस्ट किए जा सकेंगे और मरीजों को अलग अलग टेस्ट के लिए इधर उधर चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। मुंबई में गणेश उत्सव के बाद एक बार फिर कोरोना के केस ना बढ़े, इसको लेकर बीएमसी ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आसपास के इलाकों से मुंबई लौटने वाले लोगों का रेलवे स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया गया। इस टेस्ट की वजह से कई प्लेटफॉर्म पर लोगों की लंबी कतारें लगी दिखी। कोंकण से जितने भी लोग मुंबई वापस त्योहारों के बाद आ रहे हैं, तो ऐसे में मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उनकी टेस्टिंग की जा रही है। छुट्टी के बाद मुंबई लौटी भीड़ से कोरोना के बढ़ने का खतरा बताया गया, जिसके लिए स्टेशन पर ही पूरी तैयारी की गई। टेस्टिंग के लिए स्टेशन पर एक टीम मौजूद दिखी, जिसके डॉक्टर पूरी सावधानी से हर यात्री का टेस्ट करते नजर आए। हालांकि जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग गए, उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया। Without showing any RT-PCR report or 2 vaccination, otherwise you have to do the rapid antigen test. उसके बिना हम लोग छोड़ते नहीं। बीएमसी ने आशंका जताई है कि मुंबई में दाखिल होने वाली भीड़ से संक्रमण भी बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने में मदद मिल सके। हरियाणा के रोहतक में सैकड़ों छात्रों ने सेना की भर्ती परीक्षा रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि सेना में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द की जाए और इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने रोहतक की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। ये सभी प्रदर्शनकारी सबसे पहले वहां के एक स्टेडियम में जमा हुए और फिर एक जुलूस की शक्ल में मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ गए। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए इन छात्रों ने खूब नारे भी लगाए। छात्रों के इस मार्च को देखते हुए मिनी सचिवालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि ये लोग अंदर न घुस सकें। इसके बाद प्रदर्शनकारी बिना किसी हंगामे के मेन गेट के सामने ही बैठ गए। तो हमारी बत्ती जल्द कराओ, जितने भैया की उम्र चली गई, कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त करो। बताया गया है कि सेना की यह भर्ती परीक्षा अब तक 5 बार रद्द हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पुलिस के सामने ही किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि किन्नरों के दोनों गुट किसी बात पर हुए विवाद की शिकायत करने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस कोई हल निकालती उससे पहले ही उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। वहां से आई एक तस्वीर में किन्नरों के दोनों गुट एक दूसरे पर घूंसे बरसाते दिखे। इससे पहले थाने में मौजूद एक पुलिस वाले ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और धक्का मुक्की करने लगे। इसी बीच एक पक्ष के किन्नरों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। हालात बिगड़े तो पास में खड़े कुछ और पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे किन्नरों को वहां से हटा दिया। बताया गया है कि थाने में हंगामा करने के आरोप में कुछ किन्नरों पर कार्रवाई भी की गई है। यूपी के सिद्धार्थ नगर में एनडीआरएफ की एक टीम ने भूकंप के दौरान अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल के पीछे का मकसद ये रहा कि जब कभी भूकंप में लोग ऊंची इमारतों में फंस जाएं, तो उन्हें फौरन किस तरह सुरक्षित निकाला जाए। इसके लिए एक स्कूल की इमारत में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखा। वहां से सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ की टीम एक्शन में नजर आई। कुछ जवान जमीन पर तो कुछ इमारत की छत पर डेरा जमाए दिखे और फिर शुरू हुआ सांसें अटका देने वाला स्टंट। रस्सी के सहारे इनमें कुछ जवान इमारत के ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते नजर आए। इसी बीच एक जवान गोद में बच्चा बने एक डॉल को लिए उस इमारत से रस्सी की मदद से नीचे उतरा और फिर उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाता दिखाई दिया। इसके अलावा भूकंप के बाद मकानों में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ ने अपने भी डिस्प्ले किए हैं कि हाउ दे रेस्क्यू, कैसे वो रेस्क्यू करते हैं, कैसे सर्च ऑपरेशंस करते हैं।
इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान स्कूल के छात्रों को भी शामिल किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को बचाने में वो भी मदद कर सकें। उत्तराखंड के चमोली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सोमवार की सुबह तकरीबन 6 बजे बादल फटने से अफरा तफरी मच गई थी। जिसने भी वहां बादल फटते और मलबे को ढहते देखा वो हैरान रह गया और पहाड़ों से बहते मटमैले पानी के शोर ने लोगों को दहशत से भर दिया। कुदरत के इस कहर ने सारे शहर की सूरत बदल दी। हर जगह बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बिखरे नजर आए। कुछ इलाकों में तो कीचड़ की मोटी परत जमा हो गई जिसे लोग बड़ी मुश्किल से पार करते दिखे। कुछ जगहों पर सड़क के किनारे खड़ी कारें इसका शिकार हो गईं, तो वहीं कुछ मोटरसाइकिल तो कीचड़ में पूरी तरह से डूब गई। सीमेंट से बने बिजली के पोल तक उखड़ गए और रास्ते बड़े बड़े चट्टान के टुकड़ों से पूरी तरह से जाम हो गए। एक जगह पर तो पानी के साथ आए मलबे ने एक पुल की शक्ल ही बिगाड़ के रख दी। उसके एक सिरे पर लोग जमा हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जाने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। हालांकि जैसे ही इसका कहर थोड़ा कम हुआ तो लोग सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए इसे पार करते दिखाई दिए। इस हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताते हुए पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। और अब 20 मिनट 20 खबरों में बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल एक बार फिर सुलग उठे हैं। वहां लगी आग से पेड़ों को बचाने में प्रशासन को अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जॉनसन डेल इलाके में कई सालों से मौजूद खास जंगल को भी इस आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए वहां लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ भी इसी जंगल में मौजूद है, जिसे बचाने के लिए दमकल विभाग के लोग जुटे नजर आए। जंगल को बचाने की इस कवायद में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही दमकल विभाग के लोग पानी की मोटी पाइप से आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ लकड़ी के पुल और कुछ साइन बोर्ड को एक खास कवर से ढक दिया गया ताकि वो आग की जद में न आए। सबसे ज्यादा परेशानी आग की वजह से इन जंगलों से उठने वाले धुएं से है, जिसकी वजह से दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।